Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, रीट, एमपीटेट और सीटेट भर्ती हेतु मनोविज्ञान के जो प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसमें टेस्ट नंबर 4 आज आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत ही शानदार 20 प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि शाम को 5 बजे, कितनी बजे? 5 बजे, टाइम का विशेष ध्यान रखें साथियों। मैंने एक पोस्ट डाली थी कि रीट भर्ती से संबंधित जो भी आपके मन में बात उठती है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो शाम 5 बजे वाले वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके जो कमेंट बॉक्स है, बिल्कुल मैं आपको फ़ोटो दिखा करके आपके कमेंट बॉक्स का उत्तर देने वाला हूं साथियों, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं बहुत ही शानदार और लाजवाब टेस्ट को। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। उसके पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा को ज्वाइन करना होगा। मित्रों, वहाँ पर लगभग 2200 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, लगभग 2200 लोगों ने उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी ज़रूर ज्वाइन करें साथियों। प्रश्न नंबर 1 आता है साथियों, बहुत ही शानदार टेस्ट है, पूरा टेस्ट देखिएगा, मज़ा आएगा। विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो साथियों देखिए, कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा या विचित्र काल कहा है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था क्या है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल या विचित्र काल भी आप इसको कह सकते हो। ऐसा किसका कहना है? कोल एवं ब्रूस का। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 1 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, किसने बहुविज्ञात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय या संप्रत्यय दिया है? स्पीयरमैन, गोलमैन, गार्डनर और जॉन मेयर। तो साथियों देखिए, बहुविज्ञात्मक प्रज्ञा का मतलब है, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत की यहाँ पर बात की जा रही है और बहुबुद्धि के बारे में बताने वाले थे हॉवर्ड गार्डनर। इसलिए आपका जो विकल्प नंबर 3 है प्रश्न नंबर 2 में, वो बिल्कुल सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। देखिए, तीसरा प्रश्न आता है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से और भावात्मक विकास से। तो यहाँ पर बालक की वृद्धि के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है और बालक की वृद्धि का मतलब होता है जब बालक का शारीरिक विकास होता है तो उसको ही वृद्धि कहा जाता है साथियों। वृद्धि में उसकी जो ऊंचाई है, उसका जो भार है, शारीरिक अंग है, उनमें वृद्धि होती है मित्रों। तो यहाँ पर जो शारीरिक विकास है वही आपका सही आंसर रहेगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न नंबर 3 में मित्रों। साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने 3 अवस्था इसमें बताई है। तो यहाँ पर एक ऐसी अवस्था है जो इन्होंने नहीं बताई है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञा अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो मित्रों प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है दूसरा विकल्प, अंतःप्रज्ञा अवस्था। ऐसी इन्होंने किसी भी अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने प्रतिबिंबात्मक अवस्था बताई, क्रियात्मक अवस्था बताई और संकेतात्मक अवस्था बताई, लेकिन अंतःप्रज्ञा अवस्था नहीं बताई है। तो जो नहीं बताई है वही आपको देखना था, इसलिए जो आपका विकल्प नंबर 2 है मित्रों, वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न 5 आता है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर और लंबवत। तो जो अधिगम वक्र, जिसको अधिगम वक्र या स्थानांतरण भी कहा जाता है, अधिगम स्थानांतरण भी आप इसको कहते हो साथियों, तो कौन सा अधिगम वक्र नहीं होता है? प्रश्न नंबर 5 में आपको सही आंसर बताना है साथियों। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा लंबवत। लंबवत प्रकार का कोई वक्र नहीं होता है, बल्कि उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित, ये जो अधिगम वक्र है उसके प्रकार होते हैं। अतः आपका यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा मित्रों प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 आता है मित्रों। छठे प्रश्न को थोड़ा समझना। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से,
छात्रों के मानसिक विकास से और छात्रों के वृत्ति विकास से। तो साथियों देखिए, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, मतलब जो कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके अलावा जो क्रियाएं बच्चों को सिखाने के लिए की जाती है, वो ही कहलाती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। वो होती है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, मतलब उनके सभी पक्षों का विकार हो, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक, सभी प्रकार के जो पक्ष है उन सभी का विकास हो, ये उनका मुख्यतः है उद्देश्य होता है। आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 6 में, वो बिल्कुल राइट रहेगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न 7 आता है, निम्न में से किसने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो यहाँ पर 3 विकल्प तो आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है, लेकिन एक विकल्प ऐसा मिलेगा जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक और बीएस ब्लूम। तो साथियों देखिए, स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, लेकिन बीएस ब्लूम ने ऐसा कोई अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है मित्रों प्रश्न नंबर 7 में, वो ही सही रहेगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा है कि अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया, तो बीएस ब्लूम ने किसी भी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया साथियों। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 आता है, शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना और बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो साथियों यहाँ पर आपसे अवरोधन के बारे में पूछा है। तो अवरोधन का मतलब है कि जब बच्चा किसी कक्षा में फेल हो जाता है और 1 वर्ष से ज़्यादा वो एक ही कक्षा में रहता है, तो इसको ही शिक्षा में कहा जाता है अवरोधन। जबकि अपव्यय का मतलब क्या होता है कि जब बालक द्वारा विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है अपव्यय। लेकिन यहाँ पे आपसे अवरोधन पूछा है, इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव और आरएम गेने। तो साथियों 9वें प्रश्न का आपको सही आंसर देना है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये एक पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के जो लेखक है, मतलब इनके जो रचना करने वाले हैं वो है आरएम गेने। रॉबर्ट एम गेने के द्वारा ही द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी गई है साथियों। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है। गिलफोर्ड, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो और स्किनर। तो व्यवहार के कारण मतलब व्यक्ति कोई व्यवहार किया क्रिया करता है, उसके कारण उसका व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है, उसे ही कहा जाता है अधिगम। ऐसा कहने वाले कौन थे। तो साथियों ऐसा कहने वाले थे गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड, जॉय पॉल गिलफोर्ड, जिसको कहा जाता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है मित्रों, अधिगम कहलाता है। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों, लेकिन चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो साथियों प्रश्न 11 है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 11 में। मित्रों किस अवस्था को गैंग एज कहते हैं ये देखना है। तो गैंग एज कहा जाता है बाल्यावस्था को। किस अवस्था को कहा जाता है साथियों, बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है, क्योंकि बालक यहाँ पर समूह बनाकर रहना पसंद करता है। ठीक है, समूह बनाकर, जैसे लड़के लड़कों का समूह बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों का समूह बना लेती है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 12, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का वैसे तो आप सभी ने नाम भी सुन रखा होगा। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसी के बारे में पूछा है कि सिद्धांत में क्या बताया है इन्होंने। तो साथियों बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 12 में।
जी मित्रों, नैतिक विकास के चरण इन्होंने बताए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। तो आपका जो चौथा विकल्प है वो यहाँ सही है। क्लियर है साथियों? नैतिक विकास के बारे में बताया है, किसने बताया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। वही तो पूछा है आपसे, इसलिए चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 13, CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है सहयोगात्मक अधिगम, साथी समूह शिक्षण, एक व दोनों और व्याख्यान विधि। तो साथियों, CWSN जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं वही कहलाते हैं CWSN वाले बालक। विशिष्ट आवश्यकता इनको होती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक रूप से हो। दोनों ही प्रकार के बालकों को CWSN में रखा जाता है, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों को भी और मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों को भी। तो देखिए, इनके लिए मुख्य शिक्षण तकनीक यहाँ पर साथी समूह शिक्षण और सहयोगात्मक अधिगम दोनों है, इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 13 में। क्लियर है साथियों सभी के? मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। ये देखिए, अभिप्रेरण का परिणाम है। देखिए मित्रों, एक शब्द आता है अभिप्रेरणा, ठीक है, आता है ना अभिप्रेरणा, लेकिन एग्जाम में आपके अभिप्रेरण शब्द मिलेगा आपको। अभिप्रेरणा तो वर्तमान में नहीं आता है, मैंने देखा है अभिप्रेरणा की जगह अभिप्रेरण शब्द लिखा होगा। तो अभिप्रेरण का परिणाम है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, अनिर्देशित व्यवहार, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार और समस्या समाधान अभिवृद्धि। तो साथियों, यहाँ पर आपको सही आंसर देना है कि इनमें से अभिप्रेरण का परिणाम क्या है। देखिए मित्रों, लक्ष्य केंद्रित जो व्यवहार है वो ही अभिप्रेरण का परिणाम होता है। देखो, दो विकल्प तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि व्यक्ति अगर अभिप्रेरित है तो फिर वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो जो व्यवहार जो जो क्रियाएं उसे करनी चाहिए वो ही क्रियाएं करेगा। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो किसी भी भर्ती की, तो आपको अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो आप किताबें पढ़ोगे, आप नोट्स पढ़ोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सोल्व करोगे। क्या है ये? यही तो है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाए। तो ये किसका परिणाम होता है साथियों? अभिप्रेरणा का। प्रथम विकल्प सही है, चौथा विकल्प से बेटर प्रथम विकल्प है, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्षी व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अवलोकन, केस स्टडी, साक्षात्कार और प्रश्नावली। तो साथियों, प्रश्न नंबर 15 में जो सही आंसर है वो बताना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मित्रों, शिक्षण के दौरान की बात पूछ रहे हैं। शिक्षण के दौरान मतलब जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो कक्ष में आपको कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा अवलोकन विधि का। अब अवलोकन विधि का ये उपयुक्त क्यों है, आपको तो ये एक बार याद होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हो, प्रश्नावली में तो आप आमने सामने रहते ही नहीं हो। साक्षात्कार ये तो अलग हो जाता है, केस स्टडी किसी विशिष्ट बालक पर, अपराधी बालक पर करते हैं। तो देखिए, अवलोकन विधि में तुरंत आप बच्चों का अवलोकन कर लेते हो कि हाँ भाई, हम पढ़ा रहे तो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। आपने कुछ लिख दिया बोर्ड पे, बच्चों से कहा कि भाई आप भी लिखिए, बच्चे बोर्ड से देख देख के लिख रहे हैं और आप उनका अवलोकन कर रहे हो। तो ये आप आराम से अवलोकन विधि का प्रयोग करके बच्चों का जो व्यवहार है उसका अध्ययन आप कर सकते हो कक्षा में शिक्षण के समय। प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। अब देखिए, ये व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित तो सभी चीजें करती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पियाजे के अनुसार बताना है आपको। जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसके आधार पर यहाँ पर बताइए कि कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो मित्रों, पियाजे ने देखिए संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, तत्व हैं, उसमें भाषा भी बताई है, परिपक्वता भी बताई है, क्रियाकलाप भी बताया है, लेकिन इन्होंने सामाजिक अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो मतलब आपका जो यहाँ पर दूसरा विकल्प है वो सही रहेगा।
पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं साथियों, इसलिए जो दूसरा विकल्प है वो ही राइट है। नेक्स्ट प्रश्न 17 देखेंगे मित्रों। निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन और विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य, आकलन बच्चों का कर रहे हो तो कौन सा रचनात्मक कार्य नहीं है बेस्ट यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है आपका, देखिए पहले तो आप यूँ देखिए, खुले अंत वाले प्रश्न ये भी अच्छी चीज़ है, परियोजना ये भी अच्छी है, अवलोकन ये भी बढ़िया है, लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना कि तेरी योग्यता इतनी है, तेरी योग्यता इतनी है, तू इतना जानता है, तू इतना जानता है, तो ये चीज़ क्या सही है मित्रों? नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है यहाँ पर वो ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। साथियों याद रखिएगा, सुबह आपके 10 बजे, कितनी बजे? सुबह 10 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट आ रहा है, टेस्ट नंबर 15, जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में आप शाम को 5 बजे एक वीडियो आ रहा है जिसमें जो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट किए हैं, एक एक कमेंट का जवाब देने वाला हूं। कम से कम आप यूँ मानिए मैं 100 सवालों के आपके जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। तो 5 बजे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत करके उस वीडियो को बना रहा हूँ। चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो साथियों आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है ये है अपसारी चिंतन से। अपसारी मतलब सर्जनात्मक चिंतन से संबंधित है साथियों। तो आपका जो तीसरा विकल्प है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 में वो राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 देखेंगे। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि, एक अकेला और जातीय विचार है बुद्धि, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है बुद्धि, या एक विशिष्ट योग्यता है बुद्धि। क्या है बुद्धि? व्हाट इज इंटेलिजेंस? आंसर बताइए, बेस्ट विकल्प को चुनना है मित्रों। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि, जो व्यक्ति की सामर्थ्य, व्यक्ति का जो सामर्थ्य मतलब अलग अलग जो उसकी योग्यताएं हैं, जो वो एकत्रित रूप से जहाँ इकट्ठी होती है वही कहलाती है आपके बुद्धि। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, प्रथम विकल्प सही है साथियों। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि यार लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करते हो तो ऐसा लगता है कि यार हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करेंगे। तो साथियों इस प्रकार आप हमें टेक्निकली थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो ताकि हम आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में और अधिक मेहनत करें मित्रों। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। सीखना यही प्रश्न है सिर्फ। व्हाट इज लर्निंग? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। जो व्यक्ति सीखता है उसके संवेगों से सीखना प्रभावित नहीं होता है, ऐसा कह रहा है प्रथम विकल्प। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, थोड़ा संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है और सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। जी हाँ बिल्कुल, चौथा विकल्प देखते ही पहचान जाना चाहिए, आंसर ये सही है। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। व्यक्ति को जो संवेग है वो प्रभावित करेंगे कि व्यक्ति किस तरह सीखेगा। चौथा विकल्प सही है साथियों। क्लियर है सभी के? तो सुबह 10 बजे जीके के टेस्ट में मिलेंगे और शाम को 5 बजे आपके सवालों के जवाब जरूर देखना, वीडियो को भूल मत जाना साथियों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बता दो कि भाई कितने प्रश्न सही हुए हैं, और वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का उसको जरूर दबा कर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।